देखो, अभी इसके पहले तीसरे पार्ट तक हम लोगों ने देखा था। फिर तीसरा पार्ट था ग्लोब। पहले पार्ट में सौरमंडल के बारे में पढ़ा, दूसरे पार्ट में पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ा, तीसरे पार्ट में ग्लोब हमने पढ़ा, अक्षांश देशांतर, है ना। समय कैसे बताया जाता है, किसी स्थान की जानकारी, किसी स्थान का लोकेशन कैसे बताया जाएगी, तो कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, अक्षांश और देशांतर के मदद से बताया था ना। अक्षांश और देशांतर के बारे में, ग्लोब के बारे में बताया था ना। से ग्लोब होता है, ग्लोब में हमारे पास स्थानों को दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। जैसे आप इस ग्लोब में देख रहे होंगे, ये लाइनें जो इस तरह से खींची गई हैं, इनको देशांतर कहते हैं। और ऐसे ऐसे जो लाइनें हैं, इनको अक्षांश कहते हैं। जैसे मान लो कोई स्थान, अपना भारत है, अपना भारत देश, हम देखेंगे कि कौन से देशांतर रेखा पर पड़ रहा है ना। कि जो देशांतर रेखा 82.5 अंश पर पड़ रही है, उस देशांतर पर हमारा देश भारत आता है। अब अक्षांश रेखा कौन सी जा रही है, कई अक्षांश रेखाएं होकर के गुजरेंगी। भारत से अक्षांश रेखाएं कई होकर के गुजरेंगी, जिसमें से एक तो भूमध्य रेखा भी है। ठीक, भूमध्य रेखा लेकिन हमारे भारत से होकर के नहीं गुजरती है। एक होती है कर्क रेखा, जो भारत से होकर के गुजरती है, वो एक अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा क्या है, एक अक्षांश रेखा है, जो हमारे देश भारत से होकर के गुजरती है। तो अक्षांश और देशांतर की मदद से आप किसी देश या स्थान की जानकारी के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा देश किस जगह पर स्थित है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे आज। पृथ्वी की गतियां, इसके पहले आपको बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और खुद भी अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष मतलब धुरी, अक्ष मतलब धुरी। जैसे आपकी साइकिल का पहिया एक धुरी पर ही तो घूमता है ना, एक धुरी के चारों तरफ घूमता है, वैसे ही पृथ्वी भी अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर घूमती है। इसी ग्लोब में आप देखिए, ये धुरी कैसे बनी हुई है, यहां से यहां अंदर लगी हुई है ना, तिरछी लगी हुई है। इस तरह से सीधा नहीं लगा है ना, इस तरह से सीधा, ये सीधी पोजीशन पे है ना, इस तरह से नहीं लगाया गया है, इसको ऐसे लगाया गया है। देख रहे हैं किस तरह से पृथ्वी घूम रही है, कहाँ दिख रहा है ना, ये इस तरह से घूम रही है, तिरछा लगाया गया है। अब तिरछा कितना है, सीधी लाइन ये है और लगा ऐसे है, इनके बीच में ये जो दो लाइनें बनेंगी नोक पर, यहां आप देखिए, ये यहां, ये देखो, सही सही पृथ्वी का अक्ष ऐसे बनाया गया है ना, ऐसे देखो, यहाँ पे रख दिया हमने, इसके सामने रख दिया। अब देखिए, ये जो अक्ष है यहाँ आ रहा है ना, ये दक्षिणी ध्रुव नीचे है, उत्तरी ध्रुव ऊपर है। तो आप ये देख रहे हैं, जो पृथ्वी का अक्ष है ऐसे झुका हुआ है ना, झुका हुआ है। और जो असली लाइन है सही, वो सीधी लाइन इस तरह से है, जो डाट डाट में बनी है, ये जो डाट में बनी है ये सीधी लाइन है। और उस सीधी लाइन से हमारी पृथ्वी इतना झुकी हुई है। इसका नाप क्या है, ये कोण की तरह दिख रहा है ना, देखिए यहां से यहाँ एक कोण की तरह दिख रहा है ना। जब इसके नाप को हम देखेंगे तो इसका नाप आता है 23.5 अंश। तो हम ये बताते हैं कि हमारी पृथ्वी ऊर्ध्वाधर अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है ना, अपने तल से 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक, अब आगे देखेंगे, आगे समझिए, जब पृथ्वी झुकी हुई है और अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर भी इस तरह से घूमती है पृथ्वी, इस तरह से, देख रहा ना,
ये अपने अक्ष पर भी घूमती है, ठीक है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। इसके साथ साथ सूर्य के चारों तरफ ऐसे परिक्रमा भी करती है। जैसे मान लो अगर हम सूर्य हो तो ऐसे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी करती है और साथ में घूमती भी रहती है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे घूमते हुए परिक्रमा करती है। समझ गए बात? तो हमने देखा इस तरह से पृथ्वी की दो गतियां हमारे सामने आई ना। एक गति जिसको हम कहते हैं परिभ्रमण और दूसरा परिक्रमण। इसी परिभ्रमण को घूर्णन भी कहते हैं, घूर्णन गति। समझ गए ना? परिभ्रमण जो लिखा है इसी को घूर्णन गति भी कहते हैं। तो दो नाम हुए, या तो कहो आप परिभ्रमण या तो कहें आप घूर्णन, और दूसरी गति है परिक्रमण। घूर्णन या परिभ्रमण कौन सी गति है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, ठीक है ना, अपने ही अक्ष पर जब गोल घूमती है इसको कहते हैं घूर्णन या परिभ्रमण। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है इस गति को कहते हैं क्या? परिक्रमण। तो दो तरह की गति कर रही है ना पृथ्वी, दोनों एक साथ होता है, ऐसा नहीं बारी बारी से। पृथ्वी घूर्णन करते हुए, आप ये बताइए साइकिल का पहिया घुमाए बिना क्या आप यहां से अपने घर जा सकते हैं? नहीं ना। जब आप साइकिल चलाएंगे तो पहिया घूमेगा ही घूमेगा, तभी आप घर तक पहुंच पाएंगे। ऐसे ही पृथ्वी भी ये घूर्णन भी करती है और परिक्रमण भी करती है। तो ये साथ साथ चलता रहता है ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे साथ साथ चलता रहता है। तो दोनों गतियां एक साथ होती हैं, ठीक। लेकिन अंतर है थोड़ा सा दोनों की गति में। क्या अंतर है? घूर्णन तो अपने ही अक्ष पर करेगी, लेकिन परिक्रमण एक लंबे रास्ते पर करेगी ना, और वो रास्ता सीधा नहीं है। जो रास्ता परिक्रमण का है वो सीधा नहीं है। क्यों सीधा नहीं? क्योंकि सूर्य के चारों तरफ घूमना है ना। जैसे ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमेगी तो एकदम गोल पथ पर नहीं घूमती है। पृथ्वी इस तरह से अंडाकार पथ पर घूमती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि पृथ्वी सूर्य के थोड़ा पास होती है और दूसरी स्थिति में दूर होती है। समझ गए कि नहीं? जब देखो अंडाकार पथ पे घूमेगी तो ये जो चपटा वाला हिस्सा है, जब पृथ्वी यहाँ या यहाँ पर होगी तब सूर्य के नजदीक रहेगी ना, दूरी कम हो जाएगी सूर्य से। और जब पृथ्वी यहाँ पहुंचेगी तब सूर्य से दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन घूर्णन वाले में क्या है? घूर्णन तो अपने ही अक्ष पर एक ही जगह पर लगातार कर रही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम दोनों गति के बारे में समझ गए ना। अब देखिए यही हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते हुए अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। सभी ग्रह क्या है? अपने अक्ष पर भी घूमेंगे लट्टू की तरह और परिक्रमा भी करेंगे, तो दोनों गतियां एक साथ होंगी। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपनी दूरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। आगे देखते हैं, इसके बारे में जरा समझिए। ये क्या है? ये पृथ्वी का प्रतिरूप है जो ग्लोब से लिया गया है ना। इस ग्लोब को ही समझो ऐसे, ठीक। अब आप देखिए क्या है, ये है, ये लाइन जो है, ये जो लाइन खींचने वाली, ये क्या है?
ये वाली, ये समतल है। क्या है ये? समतल है। कौन सी? परिक्रमण तल। ठीक, जैसे अगर हमको चलना है तो चलने के लिए हमें कोई जमीन चाहिए कि हम हवा में चल पाएंगे। हमारे पैरों के नीचे कुछ समतल चाहिए, जमीन चाहिए ना चलने के लिए, हम उसी पर चल पाएंगे। ऐसे ही पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो परिक्रमा करते समय एक, पृथ्वी को परिक्रमा करने के लिए एक तल चाहिए। उसी तल के चारों तरफ वैसे ही उसी तल पर सूर्य की परिक्रमा करेगी। तो यही वो तल है जिस तल के सापेक्ष पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहेगी। ठीक, और ये जो लाइन है ये विषुवत वृत्त, यानी कि ये वाली जो लाइन खींची गई है ये विषुवत वृत्त कही जाएगी। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। और ये जो ग्लोब है, ग्लोब का ये वाला हिस्सा जो है जहां पर ये कील निकली हुई है ऊपर वाली, इस कील को कहेंगे उत्तरी ध्रुव। और नीचे ये जो कील है यहाँ पर, ये इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। और इसके आर पार जो कील घुसी हुई है इसको कहेंगे अक्ष। क्या बोलेंगे? अक्ष। ये जो कील आर पार घुसी है ये अक्ष है। ये वाला बिंदु उत्तरी ध्रुव है, ये वाला बिंदु दक्षिणी ध्रुव है। बीच में ये जो लाल वाली लाइन है ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये जो लाल वाली लाइन आप देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है ना, यही बात लाइन है विषुवत वृत्त जो लिखा है। ठीक, इसके बाद इसके और इसके बीच में ये वाला भूमध्य रेखा और ये वाली रेखा, इसके बीच में 23.5 अंश पर ऊपर की तरफ, 23.5 अंश ऊपर की तरफ कर्क रेखा होती है। कितने अंश पर खींची जाएगी ये? 23.5 अंश। और फिर नीचे की तरफ 23.5 अंश पर मकर रेखा। जब यहां से आप 23.5 अंश ऊपर जाएंगे तो यहाँ कर्क रेखा मिलेगी, यहां से 23.5 अंश नीचे आएंगे तो मकर रेखा मिलेगी। तो 3 रेखाओं को हमेशा याद रखना, दिमाग में एकदम बैठा लो। 3 रेखाओं को दिमाग में एकदम बैठा लो। कौन कौन सी? 0 अंश पर मध्य रेखा जो एकदम बीचों बीच होगी और पृथ्वी को आधे आधे भाग में बांटेगी, आधा ऊपर आधा नीचे। नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया भूमध्य रेखा जो 0 अंश पर होगी। और ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पर जो रेखा खींची जाएगी उसको कर्क रेखा। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 अंश पर रेखा खींची जाएगी उसको मकर रेखा। 3 रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। 3 रेखाओं को दिमाग में याद कर लो, ठीक है ना। तो कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। और भूमध्य रेखा बीच में, भूमध्य रेखा बीच में, ठीक है ना। तो ये 3 रेखाओं को एकदम दिमाग में बैठा लो कि कर्क रेखा की जब बात करेंगे तो वो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पर है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश पर है, भूमध्य रेखा एकदम बीच में है। ठीक, बात समझ में आई ना? इतनी चीजें याद रखो। आगे देखते हैं। ये सब समझ में आ गया ना? चलो ये सब देख लीजिए, समझा देते। आप देखते ही ये
पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति परिभ्रमण, इसी को घूर्णन भी कहते हैं, है ना। इसी गति को घूर्णन गति भी कहा जाता है, दो नाम है इसका। ठीक, अब देखिए पृथ्वी की दैनिक गति घूर्णन गति क्या है। ये चित्र आप देखिए, पृथ्वी है, ये उसका अक्ष है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये आप तीर का निशान ये ऐसे दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है, ये हमारी पृथ्वी जो है ये ऐसे घूम रही है। कैसे? इधर से इधर, मतलब बाएं से दाएं। मैं ऐसे अगर खड़ा हो जाऊं तो बाएं से दाएं घूम रही है, ठीक है ना, बाएं से दाएं घूम रही है। और आप देखिए इस तरह से आपने घुमाया। आप जानते हैं कि जब भी मैप बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, ये दिशा पूर्व, ये दिशा पश्चिम, ये दिशा उत्तर और ये दिशा दक्षिण। तो जब हम पृथ्वी को, ये बता रहा है पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमेगी। पृथ्वी हमेशा दाएं से बाएं घूमती है, ऐसे बाएं से दाएं, बाएं से घूमेगी दाएं तरफ जाएगी, ठीक है ना, बाएं से घूम के दाएं तरफ जाएगी। तो घूमने की शुरुआत किधर से हो रही है? बाएं से। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु बनाते तो ये बिंदु यहां से घूमेगा तब यहां पहुंचेगा ना, बोलो। तो बाएं से दाएं घुमाना, बाएं से दाएं जब हम घुमाए, इसमें बताओ किस दिशा से किस दिशा में घूम रही है? पश्चिम से पूर्व। चाहे कहें हम पृथ्वी बाएं से दाएं घूमती है, या फिर हम बोले पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी घूर्णन करती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है तो एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, ठीक है ना, एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक, जैसे इसी ग्लोब में देखिए, आप भारत को मान के चलिए, भारत हमारा इस बिंदु पर है, एकदम यहां पश्चिम दिशा में। भारत को हमने पश्चिम दिशा में कर लिया। अब भारत पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमेगा ना, पृथ्वी जैसे घूमेगी पश्चिम से पूर्व, तो भारत भी वैसे आएगा ना। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में जब घूमेगा तो ये यहां से शुरू किया ना, अब घूमते 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 ये पूर्व दिशा में आया, भारत आया। अब यहां से फिर घूमते हुए वापस जाएगा, ये घूमते घूमते फिर जब वापस अपने शुरू वाली पोजीशन में आएगा तो यहां से पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगेंगे। समझ गए ना? कितने घंटे लगेंगे? 24 घंटे लगेंगे। तो यही जो 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को एक चक्कर अपने अक्ष पर पूरा करने में, इसी को कहते हैं एक दिन। एक दिन, एक दिन या एक पृथ्वी दिवस। एक पृथ्वी दिवस कहिए या एक दिन कहिए। क्यों पृथ्वी दिवस कहा जा रहा है? हम तो सामान्य तरीके से ये भी कह सकते हैं एक दिन लगेगा, 24 घंटे मतलब एक दिन लगेगा, लेकिन यहां कहा गया कि एक पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस क्यों कहा गया? इसलिए कि सभी ग्रह अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं ना, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण और शनि, बृहस्पति, सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रहों का एक चक्कर 24 घंटे में ही पूरा नहीं होता। किसी को 80 दिन लग रहे हैं, किसी को 150 दिन लग रहे हैं, किसी को 170 दिन लग रहे हैं। तो सबका दिन अलग अलग है ना। तो पृथ्वी का दिन कितना है? 24 घंटे। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे, इसलिए इसको एक पृथ्वी दिवस कहेंगे। और जिस ग्रह को 180 घंटे लगेंगे या 190 घंटे लगेंगे, उसका दिन 180 घंटे का होगा। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का। ठीक, इसी तरह से मंगल ग्रह अगर मान लो 100 दिन में 100 घंटे में चक्कर लगाता है तो उसका एक दिन 100 घंटे का होगा। जो ग्रह जितने घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा, उस ग्रह पर एक दिन उतने घंटे का होगा। अंतर समझ गए ना?
इसलिए पृथ्वी पर जो चक्कर पूरा हो रहा है वो 24 घंटे में हो रहा है, इसीलिए इसको एक पृथ्वी दिवस कहते हैं, अर्थ डे। ठीक है ना। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। अब आप ये समझिए दिन और रात कैसे इस गति के कारण होते हैं। देखिए जैसे समझिए, ये जो बोर्ड है, बोर्ड की रोशनी क्या इस तरफ पड़ रही है, बोर्ड को आप सूर्य मान लीजिए, बोर्ड को आप सूर्य मान लीजिए, और हम पृथ्वी को सूर्य के सामने कर दिए। अब पृथ्वी, सूर्य तो चारों तरफ से चमक रहा है ना, आगे भी चमक रहा है, पीछे अगल बगल हर तरफ से चमक रहा है। पृथ्वी पृथ्वी सूर्य का ऐसे चक्कर लगाएगी, बोर्ड के पीछे जाएगी, फिर पीछे से होते हुए फिर वापस इधर आएगी ना, बोलो सर। और ये अपने धुरी पर भी तो ऐसे चक्कर लगा रही है। अब आप देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर केवल इस तरफ सामने की तरफ पड़ रहा है, पीछे नहीं पड़ रहा है। अब आप ये देखिए, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, ये उत्तरी अमेरिका है। क्या उत्तरी अमेरिका सूर्य के सामने है या पीछे? सूर्य के सामने इस समय कुछ और दूसरे देश है ना, तो इन देशों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ दिन हुआ। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर रात हुई। अब जो भाग सूर्य के सामने है, पृथ्वी अपना चक्कर इस तरह से लगाएगी ना, बाएं से दाएं। अब देखिए, जब बाएं से दाएं चक्कर लगाएगी, इधर वाले जो देश हैं धीरे धीरे इस तरफ आएंगे, और उत्तरी अमेरिका धीरे धीरे देखो सूर्य की तरफ जा रहा है। ऐसे जाते जाते ये आ जाएगा सूर्य के सामने। अब यहाँ पर क्या हो गया, दिन, दिन हुआ ना। अभी ये चक्कर पूरा नहीं हुआ है ना, फिर ये चक्कर लगाते लगाते फिर वापस जब यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ रात हो जाएगी। तो यहां से यहां तक आने में 24 घंटे लगे। उस 24 घंटे में आधे घंटे मतलब 12 घंटे लगभग वह अंधेरे में रहेगा। 12 घंटे उत्तरी अमेरिका अंधेरे की तरफ रहेगा। क्यों? क्योंकि उधर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, तो वहां पर रात हो जाएगी। और जब फिर 12 घंटे बाद वो सूर्य के सामने आएगा तो प्रकाश की वजह से वहां पर दिन हो जाएगा। तो इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। जिस पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ जाएगा सूर्य की तरफ, वहां पर दिन हो जाएगा, और जो सूर्य से छिपा रहेगा वहां पर रात होगी। ठीक है ना। इसी घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। तो अब आपसे कोई पूछे दिन और रात क्यों होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? क्यों होते हैं दिन और रात, किस वजह से होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और जिसके कारण जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता है वहां पर दिन होता है, और जो हिस्सा सूर्य के विपरीत होता है, पीछे होता है, वहां पर रात होती है। और जब वह हिस्सा घूमते घूमते फिर सूर्य के सामने आएगा तो वहां पर दिन हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। यही यहाँ चित्र में दिखाया गया जो हमने आपको समझाया। ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश आगे पर पड़ रहा है तो यहाँ पर दिन है, और जैसे जैसे फिर ये बाएं से दाएं घूम करके सामने आता जाएगा तो अंधेरे वाला हिस्सा उजाले में आएगा, और उजाले वाला हिस्सा अंधेरे की तरफ जाएगा ना। बोलो, जाएगा कि नहीं? पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। सूर्य से ही प्रकाश आता है पृथ्वी पर, और धूप गर्मी भी जाती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत भाग वाले में रात होती है। पृथ्वी पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है, जैसे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है
ठीक, इस लाइन को अगर हम खींचे, जैसे ये देखो सूर्य की तरफ आया सामने ना, इधर उजाला इधर अंधेरा, कहां से उजाला है, यहाँ ये ऐसे गोल खींचेंगे ना, ऐसे ऐसे गोल खींचा जाएगा, गोले के इधर अंधेरा, गोले के इधर उजाला। तो ये जो वृत्त हमने खींचा, कौन सा वृत्त, ये वाला जो वृत्त खींचा, जहां से बंट गया इधर अंधेरा इधर उजाला, इस वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। कौन सा वृत्त, प्रदीप्ति। जो वृत्त ये बता रहा है कि इसके इधर उजाला है और इधर अंधेरा है, इस वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे। इसका मतलब इस वृत्त के इस तरफ प्रकाश और इस तरफ अंधेरा है, ठीक है ना। जब हम यहां से खींचेंगे तो वृत्त जैसा दिखेगा ना, ऐसे देखो, ऐसे खींचेंगे तो वृत्त जैसा बनेगा ना। तो ये जो वृत्त बन रहा है, वृत्त के इधर प्रकाश और वृत्त के इधर अंधकार, ठीक है ना। तो प्रदीप्त वृत्त इसको कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव, अगला पॉइंट है पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव। हमने अभी तक ये देखा कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो दिन और रात कैसे हो रहे हैं ना, घूर्णन के कारण ही तो दिन और रात हो रहा है पृथ्वी के। फिर देख, पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं उसको देखिए। क्रमशः दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तभी दिन और रात होगा, ठीक है ना। अगर मान लो पृथ्वी घूर्णन न करती, केवल ऐसे ही चक्कर लगाती, ठीक, तब केवल चक्कर लगाती, सूर्य का घूर्णन न करती, तब क्या होता, एक भाग हमेशा उजाले में रहता और एक भाग हमेशा अंधेरे में रहता। जो ये प्रदीप्त वृत्त है, इस प्रदीप्त वृत्त के इधर वाले हिस्से पर जो सूर्य के सामने होता, वहां पर हमेशा दिन होता, और प्रदीप्त वृत्त के दूसरी तरफ जहां पे अंधकार है वहां पर हमेशा रात होती, ठीक है ना। जो लोग इधर होते, पृथ्वी के इस हिस्से में जो लोग निवास करते, वो बेचारे कभी सूर्य को देख ही ना पाते, उनको पता ही नहीं चलता कि सूर्य भी कुछ होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा अंधेरे में रहते, ठीक है ना। इनको केवल चंद्रमा के दर्शन होते, समझे ना, इनको केवल चंद्रमा के दर्शन होते बस, और इनको चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, केवल सूर्य के दर्शन होते, समझ गए ना। तो ये घूमती रहती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, इसी वजह से संपूर्ण पृथ्वी पर बारी बारी से दिन और रात होता रहता है, ठीक। हाँ, समझ गए आप। देखो, सूर्य चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अच्छा, जब हम पृथ्वी पर होते हैं, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है ना। हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। लेकिन तुम सूर्य को देखते हो, आप लोग सूर्य को देखते हैं, सूर्य सुबह किस दिशा में उगता है, पूर्व में, और किस दिशा में छिपता है, पश्चिम में। सूर्य पूर्व से निकलता है और जाता है पश्चिम की तरफ, तो सूर्य की गति किधर हुई, पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व, है ना। ऐसा इसलिए होता है कि हम पश्चिम से पूर्व में गति कर रहे हैं, तो हमको सूर्य लगता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है। जैसे कोई एक पेड़ हो, कोई एक पेड़ हो, आप जो है पेड़ के बगल से होकर के जाइए, ठीक, आप इस तरह से पेड़ के बगल से होकर के जाइए। आप जाएंगे, आप अगर
पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो पेड़ लगेगा वो इधर से इधर जा रहा है। आप इधर जाएंगे तो पेड़ आपको लगेगा इधर जा रहा है। कभी बस या ट्रेन में बैठे होंगे वाहन में किसी, आप जिस दिशा में जाते रहते हैं बाकी चीजें उसके उल्टे दिशा में जाती हुई लगती है ना। बोलो, कोई पेड़ या मकान अगर दूर है और आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, आपको लगता है कि पेड़ और गाड़ी पीछे की तरफ जा रहे हैं, पेड़ और घर ना। ऐसे ही हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगा रही है, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, सूर्य कहीं नहीं चक्कर लगा रहा है। जो हम देखते हैं कि पूरब में निकला पश्चिम में डूबा, सूर्य पूरब से पश्चिम जाता ही नहीं है, सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूम रही है, इसलिए हमको लगता है कि सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम जा रहा है। जैसे हमने आपको उदाहरण बताया ना कि आप गाड़ी से पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाइए तो जो पेड़ होगा वो आपको लगेगा वो इधर से इधर जा रहा है ना। वैसे ही हमारी पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व घूमती है ना ऐसे, तो सूर्य लगता है, ऐसे मान लीजिए सूर्य है, आप यहाँ पर है ना, पृथ्वी है, आप यहाँ पर हैं और सूर्य यहाँ पर स्थिर है। जब आपकी पृथ्वी चक्कर लगाएगी, देखो ऐसे आया चक्कर लगाया तो आपको लगा हाँ सूर्य पूर्व में उग गया, और जब आप घूम करके इधर आ जाएंगे तब आप यहाँ पूर्व में हैं और सूर्य आपको लगेगा कि पश्चिम में आ गया। ठीक है ना, ऐसे समझो ये सूर्य है, आप ऐसे चक्कर लगाना शुरू किए, आपको लगा वो सूर्य पूर्व में उगा हुआ है, और आप ऐसे ऐसे चले आए इधर, तब आप कहें ओ सूर्य पश्चिम में चला गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? सूर्य अपनी जगह पर ही है, आप पूर्व से घूम करके पश्चिम में आप आ गए, आप पश्चिम से घूम के पूर्व की तरफ आ गए तो सूर्य पश्चिम में आ जाएगा। समझे ना? इस तरह से सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा भी आपको लगेगा कि वह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा है ना। हम जा रहे हैं इधर तो चंद्रमा जा रहा है इधर। ठीक, चंद्रमा भी विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। ठीक है ना, चंद्रमा को भी रात में देखना, वह भी तुमको पूर्व में उगा हुआ दिखेगा और रात होते होते पश्चिम की तरफ चला जाएगा। ठीक, अब देखो पृथ्वी की वार्षिक गति, ये तो हुआ दैनिक गति। दैनिक गति कैसी थी? 24 घंटे में एक चक्कर, जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे थे। ठीक है ना। अब आया पृथ्वी की वार्षिक गति। ठीक है ना, वार्षिक गति का मतलब परिक्रमण। ठीक है ना, वार्षिक गति मतलब परिक्रमण। ठीक है, अब इसको हम बाद में पढ़ लिया जाएगा अगली क्लास में। ठीक है, परिक्रमण क्या है, दैनिक गति के बारे में आपने पढ़ लिया। दैनिक गति क्या होती है? सूर्य पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूर्णन करती है, ठीक है ना, परिभ्रमण, उसी को हम कहते हैं वह दैनिक गति है। उस दैनिक गति की वजह से दिन और रात होते हैं। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी, जिसको हम एक पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। समझ गए ना, अपने धुरी पर। और 3 बातें उसमें हमने और बताई कि एक बीच में जो होता है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा 0 अंश पर, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में। और ये जो पृथ्वी है ऐसे, ये पृथ्वी का अक्ष है। पृथ्वी का अक्ष भी कितने अंश पर झुका है? 23.5 अंश पर। ऊपर है उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव माना जाएगा, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव माना जाएगा। समझ गए बात? इतनी चीजें याद रखो, बाकी अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो।